बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बयान कर रहा हूँ बी फॉर यू कंपनी इदारा का, यानी बिजनेस फॉर यू। ये एक कंपनी है जिसको बी फॉर यू के नाम से लोग जानते पहचानते हैं, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है और लोग इसके बारे में पूछते हैं। आया इस बी फॉर यू कंपनी के साथ कारोबार में पैसा लगाने का हुक्म क्या है? याद रखें, ये कंपनी लोगों से इन्वेस्टमेंट रकूम लेकर मुख्तलिफ कारोबार के अंदर लगाती हैं, मसलन प्रॉपर्टी, तिजारत, रेस्टोरेंट और आईटी वगैरह इस तरह के कामों में। यानी ये जो बताते हैं इनका जो प्रोसेस, या आप अगर देखें तो जो कुछ वो बता रहे हैं मैं वो चीज़ें पे सब आपके सामने रख रहा हूँ। फिर कंपनी कहते हैं कि ये कंपनी वाले के इटली और मलेशिया वगैरह में इनके ऑफिस मौजूद हैं, जो मेन ऑफिस हैं इनके, और पाकिस्तान में एफबीआर से भी ये मंजूर शुदा है, और कंपनी लोगों की इन रकूम को लेती है, इस पर वो कहते हैं कारोबार करते हैं, और जिनसे रकम ले रही होती है उनको ये भी बता रही होती है कि आपकी जो रकम हम ले रहे हैं इसी के 7% से लेकर 20% तक हम आपको जो है वो नफ़ा की सूरत में लौटाएंगे, देंगे आपको, और बाकी जो आपकी असल रकम होगी वो अपनी जगह महफूज रहेगी। और तरतीब फिर ये होगी कि 6 माह गुजरने के बाद इस जमा यानी मुआहदा में पैसे जमा करने के 6 माह बाद अगर आप रकम लेना चाहते हैं तो आपकी रकम काबिल वापसी होगी और आपसे कोई कटौती भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस मुआहदे के साथ जो शामिल हुए हैं कंपनी में, अगर 6 महीने से पहले आप रकम निकालना चाहते हैं तो 6 महीने से पहले, मसलन अगर आप 60 दिन अभी आपके पूरे नहीं हुए और आप निकाल रहे हैं तो फिर आपकी रकम का 35% ही काटेंगे, और 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर अगर आप रकम वापस लेना चाहते हैं तो फिर 20% काटेंगे, और अगर आप 4 से 6 माह के दरमियान वापस लेना चाहते हैं तो 10% आपकी रकम काटेंगे, और 6 महीने के बाद फिर आपकी रकम कहते हैं नहीं काटेंगे। ये इनका प्रोसेस है। फिर इसी तरह लगाई जाने वाली जो रकम के एतबार से आपको मुख्तलिफ कैटेगरियों के अंदर वो रखा जाता है, मसलन $700 से लेकर $2,999 तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको ब्लू मून पैकेज का नाम दिया जाता है इनको। और इसी तरह $50,000 से ऊपर अगर किसी ने लगाए हैं तो फिर ऐसी सूरत में उसको कोहिनूर पैकेज का नाम दिया जाता है। और फिर जो नए नए अफराद लाता है और उनको बाकायदा अपनी एक चेन में इस तरह शामिल करता है, ग्रुप में शामिल करता है, तो मसलन 10 अफराद लाएं तो पहली लाइन में आ जाता है, और ज़्यादा लाएं तो इस तरह ऊपर 5 लाइनें हैं तो ऊपर तक हो जाता है, और इसको लाए हुए लोगों के हवाले से बोनस भी इसको कंपनी देती है। ये मैंने कुछ इसके मुख्तसर से प्रोसेस के हवाले से जो चीज़ें सामने लाई गई हैं वो मैंने रखी हैं, वगरना इसकी पूरी तफसीलात उनको तो और भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी तफसीलात मुकम्मल सामने नहीं लाई गई। जो लाई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इन तफसीलात की रोशनी में हम इसका जायज़ा लेते हैं कि आया ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो याद रखें, इन तफसीलात के मुताबिक ये जो बताया गया है ये अक़दे मुज़ारबत यानी अक़दे मुज़ारबत मुतलक़ा व आम्मा बनता है, और चंद वजूह की बिना पर ये मामला जो कंपनी कर रही है ये शरअन नाजायज़ है, और ये शराइत फासिदा की वजह से ये मामला क्या है, फासिद है। अब वो मसलन चंद वजूह क्या हैं जिनकी वजह से ये कारोबार सिलसिला ठीक नहीं है। ये चूँकि इस पर फतवा जामिअतुर रशीद का भी इस पर मौजूद है, 14/3/2020 को उन्होंने एक फतवा जारी किया है, और जो है जिसका जो है वो मौजूद है 69,779 नंबर, जवाब नंबर, उनका फतवा नंबर इस पर मौजूद है, नेट के ऊपर भी वो फतवा मौजूद है। तो चंद वजूह हैं जिनकी वजह से ये कारोबार नाजायज़ है और इसमें रकम नहीं लगाई जा सकती। मसलन नंबर 1 कि ये कहते हैं कि आपकी रकम महफूज रहेगी, तो रिस्क गया, मनफी हो गया, तो कारोबार कहाँ से आ गया। नंबर 2, लगाई गई रकम, ये भी बताते हैं कि लगाई गई रकम जो है उसका 7 से 20% आप अपने जहन में रखें, आपको नफा मिल सकता है। लगाई गई रकम का क्या मतलब हो गया।
और नंबर 3, 6 माह से कबल अगर आप अपनी रकम निकालना चाहते हैं तो आपसे कटौतियां होंगी, और कटौतियों की वो तरतीब जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये क्या मतलब है कि बिला वजह आप उसके सरमाए से कटौतियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सरमायों से कटौतियां? तो ये तीनों शराइत जो हैं ये शराइत फासिदा हैं, और लिहाजा अब इसमें किसी किस्म की रकम लगाना, कारोबार करना इनके साथ इस प्रोसेस में शामिल होना जायज़ नहीं है। और अगर इस वक्त तक किसी ने ये मामला किया है तो कंपनी पर लाजिम है, जो नफ़ा भी हुआ है वो असल रकम पर हुआ है तो वो असल रकम के साथ जिसकी रकम जो है उनको वापस करना चाहिए। कंपनी रखने की हकदार नहीं है। कंपनी सिर्फ अपनी इतनी उजरत रख सकती है जो आमतौर पर इस तरह के कारोबार करने वाले अपनी उजरत और मजदूरी रखा करते हैं, उर्फी उजरत। उससे ज़्यादा कंपनी नहीं रख सकती, क्योंकि ये मामला नाजायज़ है, गलत है। तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इस तरतीब को, ये गलत है। और इसी तरह जो है वो ये, तो 6 माह से कबल जो कटौतियों के सिलसिले मैंने अर्ज किया वो भी ठीक नहीं है, गलत है। अगर वाकई को नुकसान हुआ है तो वह नुकसान उसकी तलाफी की जा सकती है ना, नुकसान की हद तक उसके पैसे की तलाफी की जा सकती है, लेकिन खामखा जो है उसकी कटौतियां करना ये जायज़ नहीं होगा। तो ये मुजारबत कौन सी हो गई? फासिदा हो गई। और जब ये मुजारबत फासिदा है, कारोबारी ठीक नहीं है शरअन, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर ग्रुप बनाना और चैन नीचे बनाना और फिर लाए हुए लोगों के उस पर कमीशन लेना, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी? जायज़ नहीं होंगी, गलत होंगी। यहाँ एक बात याद रखें कि इन लोगों ने दारुल कराची का भी एक फतवा अपने साथ चस्पा किया हुआ है और उसको पेश करते हैं। तो इस फतवे से का इनके इस मामले के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक या ताईद बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? उसकी कई वजूह हैं। वजह नंबर एक ये है कि जो फतवा वो पेश करते हैं वो फतवा एक उसूली जवाब है उसके अंदर, और उसूली जवाब ये है कि अगर कहीं वाकई मुजारबत का कारोबार हो रहा है शरई उसूलों के मुताबिक, तो उसमें हासिल शुदा जो नफ़ा होता है उसका फीसदी हिस्सा मुकर्रर करना दुरुस्त है। तो ठीक है, तो जब मुजारबत सही तरीके से हो रही हो ना, तो ये तो मुजारबत ही फासिदा है जो मैंने वजह इसकी बयान कर दी है। तो फिर इस फतवे का ताल्लुक तो मुजारबत सहीह के साथ है, मुजारबत फासिदा के साथ नहीं है। लिहाजा ये फतवा इनकी तायद नहीं कर सकेगा। इस कंपनी के हवाले से शरई और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी उस फतवे के अंदर मौजूद नहीं है कि ये कंपनी सही मानों में शरई और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए जा रही है, ये भी उस फतवे के अंदर मौजूद नहीं। वहाँ तो एक उसूली बात है जो मैंने आपके सामने रख दी, और वो उसूली बात यहाँ पर मुंतबिक और फिट आती नहीं है। नंबर 2, उस सवाल में ये भी कहा गया है कि गाहक को उसकी जो है 60% हिस्सा मुनाफे मिलेंगे। अब 60% को समझाने के लिए वो कहते हैं, हमने ये मिसाल दी हुई है गाहक को कि आप यूँ समझें कि आपकी रकम जो दी गई है, आपकी तरफ से आपने दी है, उसका 7 से 20% बन जाता है, तो उसको समझाने के लिए। लेकिन उस इस्तिफ्ता को अगर आप गौर से देखें तो 7 से 20% का जो चक्कर अवाम को दिया जाता है वो वही बावर करवाया जाता है अवाम को आमतौर पर, और मुफ्तियान को ये वहाँ पर बावर नहीं करवाया गया, बल्कि सिर्फ अपने 60% बावर करवाया गया, और इसको बतौर मिसाल के या समझाने के, फ़ाहम व तफ़हीम के एक मिसाल के तौर पर उन्होंने वहाँ पर रखा है। जबकि अवाम को तो वो कहते ही है कि 60 से 20% आप अपना रकम शुमार कर लें, उसको आपको मिल सकता है इतना, आपके असल सरमाए का 7 से 20%। अच्छा, नंबर 3, तीसरी वजह यह है कि तमाम कारोबारी इदारे के जो अपने आप को इस्लामी लेबल लगाते हैं अपने इन मामलात पर, उनको एक शरई ऑडिट बोर्ड बनाना चाहिए कि जिसका एक चेयरमैन हो और उसके नीचे 2-4 मेंबर हों। ये लाजिम है ताकि उन पर एतमाद किया जा सके और बाएतमाद लोग हों वो, जो दीन और दुनिया दोनों की इकनॉमिक्स और माशियात, इक्तिसादियात और इन सारे सिलसिलों को समझते हों। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा शरई ऑडिट बोर्ड, एहतिसाब बोर्ड नहीं है। मज़ीद ये कि इसके मुताल्लिक तफसीली हुक्म के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कंपनी या इदारा किन शराइत पर इन रकूम को लेता है, और फिर इन रकूम को वाकई किसी अच्छे कारोबार में, जायज़ कारोबार में, मशरू कारोबार में लगाता भी है, या सिर्फ हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाला चक्कर चलता रहा है। तो आमतौर पर ऐसे ही होता है कि लोग बाज़ मुफ्तियों से फतवे ले लेते हैं और उसमें दिखाते कुछ और है और आगे कंपनियों में कुछ और चल रहा होता है। तो इसलिए यकतान इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, माहिर मुफ्तियान अमलन इसका विजिट करें, दायमन हमेशा के लिए फिर इसका विजिट करते भी रहे,
کچھ 4 مہینے 3 مہینے 6 مہینوں کے بعد، جیسا کہ شرعی آڈٹ بورڈ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور شرعی آڈٹ اور مانیٹر بورڈ اس کا ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پاک تکافل کا ہے، بینک اسلامی کا ہے، المیزان بینک کا ہے، پھر اس طرح بورڈ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دو کا تو کوئی فتوے پکڑے اور اپنی مرضی کا سوال لکھا اور اس میں ساری جائز صورتیں ڈال کر جو فتویٰ لے لیا اور اندر سے کمپنی کسی اور رخ پر جا رہی ہے. اس طرح نہیں ہوگا. تو اگر پھر بھی کوئی کہے نہ جی اس طرح ہے، تو پھر یاد رکھیں ماضی قریب میں بھی ایک سکینڈل مزاربہ کے نام سے جو ہوا ہے، اور اس پر بھی بڑے بڑے لوگوں کے فتوے، جامع بنوریا سائٹ کراچی کا 8 صفحات کا فتویٰ تو میں نے بھی دیکھا تھا، کہ جس پر شفیق انٹرپرائزر اور شفیق مرچنٹ اور شفیق کیبل جو ایک مشہور آدمی تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے 8 صفحات پر فتویٰ دیا ہوا تھا، اور اس کے کاروبار پر جواز کے فتوے موجود تھے. لیکن پھر کیا ہوا، دنیا نے دیکھا وہ آج کہاں ہے اور اس کے کاروبار کہاں ہیں. اسی طرح افضل بھائی جان LMC کے نام سے ایک سلسلے چل رہے تھے، اور بھی بہت ساری کمپنیاں، جس پر میں نے اکوڑا ہٹک کے اور اس طرف کے بڑے بڑے علماء کے فتوے میں نے دیکھے تھے، اور میرے پاس ریکارڈ میں بھی سارے فتوے موجود ہیں. لیکن پھر کیا ہوا، وہ کدھر گئے؟ عرف بھائی جان صاحب اور ڈبل شاہ صاحب اور دوسرے تیسرے، وہ کدھر چلے گئے؟ آج لوگوں کے سرمایہ پیسے سارے انہوں نے ڈبو دیے، غرق کر دیے، اور کہاں سے کہاں معاملہ پہنچا. اور اس وقت بھی دارالعلوم کراچی والوں نے توقف کیا ہوا تھا، اور مفتی احمد ممتاز صاحب کراچی والے وہ بہت سخت جرا کر رہے تھے، برس رہے تھے ان کے اوپر. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے مقتدر دینی مدارس کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث علماء وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری ہی وجہ سے مخلصانہ ایک سلسلہ کاروبار کا چل پڑا ہے پاکستان میں. اور دینی مدارس اور دینی مراکز، تبلیغی مراکز کے بھی بہت سارے لوگ، اور خاص کر دیوبند مکتب فکر کے اس طرح کے مقتدر شخصیات، ان کا رول دکھایا جا رہا تھا. لوگ بڑا اندھا اعتماد کر رہے تھے، لیکن پھر وقت نے دکھایا کہ واقعی وہ ساری کے سارے ہوا تھی، اور پیچھے نوسرباز تھے، اور معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچا. تو اس وجہ سے محض یہ کہ فلاں کر رہے ہیں تو فلاں حضرت صاحب کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں شرعی حیثیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور قانونی حیثیت کو بھی، تحفظ کو، سیفٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے فی الواقع نفس الامر میں کہ واقعی اس کے کاروبار ہے نہیں ہے، اور کچھ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، کہاں سرمایہ لگا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. تو المختصر B4U کا جو سلسلہ ہے وہ کئی وجوہ کی بنا پر فاسد ہے، غلط ہے، اس میں شرک